Amalgamation. This is the new chapter. जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समामेलन। ऐसा लग रहा है जैसे मेला देखने जा रहे हैं। समामेलन। एमलगमेशन किस चीज़ का? यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे एमलगमेशन ऑफ कंपनीज, एमलगमेशन ऑफ कंपनीज, यानी नॉन कॉरपोरेट को हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, नॉन कंपनीज को हम लोग यहाँ कवर नहीं करेंगे। दो कंपनियां हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। ये भी कंपनी पेन बनाती है और ये भी कंपनी पेन बनाती है। अगर ये प्राइस मार्केट में 5 रुपये फिक्स करती है तो इसको 4 रुपये 80 पैसे खर्च कर, ये अपना प्राइस 4 रुपये 80 पैसे फिक्स करती है। अगर ये पेन मार्केट में 4 रुपये 80 पैसे ले आती है तो ये कंपनी 4 रुपये 70 पैसे पर पेन बेचती है। हाँ या ना? पक्की बात है। दोनों एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं। दूसरी बात, ये कंपनी सालाना अगर 5 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पर खर्च करती है तो ये कंपनी 6 लाख करना स्टार्ट कर देती है। और अगर ये कंपनी 6 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट या सेलिंग कॉस्ट करती है तो ये कंपनी 6.5 लाख रुपए सेलिंग कॉस्ट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करना स्टार्ट कर देती है। देखो तो दो तरह के लॉसेज हो रहे हैं। एक तो कंपटीशन के कारण रेवेन्यू कम हो रहा है और दूसरा कॉस्ट बढ़ रहा है। हाँ या ना? आखिर अल्टीमेटली इन्हीं दोनों कंपनियों को तो लॉस हो रहा है। इस कंपटीशन का लॉस कौन झेल रहा है? यही दो कंपनियां। फायदे में कौन है? कस्टमर। नाउ दे डिसाइडेड टू एमलगमेट देयर बिजनेस। इन दोनों ने डिसाइड किया कि अब मिल करके एक नई कंपनी खोलेंगे, एक्स वाई लिमिटेड। ये नई कंपनी है या नहीं? ये नई कंपनी है क्या? ये नई कंपनी है। ये एक्स लिमिटेड थी, ये वाई लिमिटेड ही, दोनों नामों को अगर मैंने जोड़ दिया तो इसका मतलब नहीं है कि सर ये तो पुरानी ही एक्स वाई लिमिटेड है। ना 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 ना, ये एक्स लिमिटेड थी न कि एक्स वाई, और ये वाई लिमिटेड थी न कि एक्स वाई। दिस इज योर न्यू कंपनी। एक्स वाई लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी। ये बिल्कुल नई कंपनी है। इसको हम जेड लिमिटेड भी लिख सकते हैं। कोई भी एक नई कंपनी बन गई और इस नई कंपनी को बनाने का पर्पज ही ये था कि ये कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर कर ले, ये कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर कर ले। ये कंपनी इन दोनों कंपनियों को टेक ओवर कर लेगी, खरीद लेगी इनकी एसेट्स और लायबिलिटीज, और कंसीडरेशन का पेमेंट करेगी। कंसीडरेशन का मतलब फ्री में थोड़ी ट्रांसफर होगा, फ्री में जाएगा वहां पर सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज ना। सारा एसेट्स और लायबिलिटीज इसको बेचा जाएगा, इससे पैसा लिया जाएगा। सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज इसको सेल किया जाएगा और इससे पैसा लिया जाएगा। अब जब एमलगमेशन हो जाएगा तो एक्स लिमिटेड खत्म, इट हैज़ नो मोर आइडेंटिटी। इसकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं रही, दोनों कंपनियां खत्म। एक नई कंपनी बन गई एक्स वाई लिमिटेड, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एमलगमेशन। क्या नाम देते हैं? एमलगमेशन। कहने का मतलब ये है कि एमलगमेशन में, समामेलन में, दो कंपनियां हैं, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। दोनों ने अपनी आइडेंटिटी क्या की? लूज की, एंड दे क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी विच इज नोन एज एक्स वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। क्यों भाई? न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। दिस इज नोन एज एमलगमेशन। ये किसका हिस्सा है? एमलगमेशन का। एक और सिस्टम होता है, ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से कहा देख बहुत हो गया कंपटीशन, एक काम करो तुम अपना बिजनेस बंद करो, हम तुम्हारी कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी खरीद ले रहे हैं। ठीक, इसने अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसको ट्रांसफर कर दी? एक्स लिमिटेड को। और इसने इसको क्या दिया होगा? कंसिडरेशन, पेमेंट कर दिया।
ये एमलगमेशन है क्या? ये एमलगमेशन नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन। ये एग्जिस्टिंग जैसे थी वैसे ही रहेगी, पहले भी एक्स लिमिटेड थी, आज भी एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, केवल वाई लिमिटेड खत्म होकर के अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दे रही है। किसको? एक्स लिमिटेड को। क्लियर? इसकी आइडेंटिटी खत्म। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्ब करना। इस कंपनी ने इस कंपनी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और ये दोनों कंपनियां खत्म होकर नई कंपनी बना रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? एमलगमेशन। अब यहां पर आया एमलगमेशन और यहां पर आया एब्जॉर्प्शन। तुम लोग के लिए जो टॉपिक है, ऊपर जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? केवल एमलगमेशन लिखा है। तो हम लोग किस टॉपिक को कवर करेंगे, इसको या इसको? हम लोग दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। एमलगमेशन इंक्लूड्स व्हाट, ये याद रखना। अब हम नॉर्मल पैरेलल्स में बात करेंगे कि एमलगमेशन में एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस शामिल होगा। इसको हम अलग तरीके से नहीं देखेंगे, उसी तरीके से देखेंगे जैसे हम लोग एमलगमेशन को देखते हैं। क्लियर है? इन दोनों में हम आगे डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन को अलग अलग नहीं देखेंगे, दोनों को एक ही सिस्टम पर ही जर्नलाइज करेंगे, या बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, या अकाउंटिंग रखेंगे। क्लियर है? पक्की बात है? नोट करना है ये कि नहीं नोट करना है? नोट कर लें। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। देखें क्या फायदा होता है। हटे। अगर हम बात करें सुने इधर, कि एक्स लिमिटेड को आज तक फायदा होता था 1 लाख रुपए और वाई लिमिटेड को फायदा होता था बिजनेस में 80,000। अब बता सकते हो नई कंपनी बनाएंगे तो कितना फायदा होगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं? 1,80,000। गलत बात। ये 1,80,000 से ज़्यादा कमाएंगे, मान लेते हैं 2.5 लाख। और इसको कहा जाता है सिनर्जी सिस्टम। क्या कहा जाता है? ये आप लोग के मतलब की बात नहीं है, हम केवल ये टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहे हैं। सीए फाइनल में आएंगे तो इससे आप रूबरू होंगे। फिलहाल ये सिनर्जी सिस्टम होती है। 1,80,000 कमा करके 2.5 लाख कैसे कमा रहे हैं? अरे सेल प्राइस इसने 6 की थी तो इसने 5 रुपये 80 पैसा की थी ना। अब दोनों लोग मिलकर के क्या सेल प्राइस रखेंगे? बात खत्म। लोगों को तो खरीदना ही खरीदना है, अल्टीमेटली इसका भी प्रॉफिट बढ़ा। दूसरा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अगर ये 5 लाख खर्च करती थी तो ये 6 लाख खर्च करती थी। अब जरूरत भी नहीं है इतने एडवर्टीजमेंट की। अब टोटल कुल मिलाकर 5 या 6 लाख खर्च होगा, ना कि 11 लाख। बात समझना। तो अल्टीमेटली ये बेनिफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? कंपनी के पास। ये सिनर्जी सिस्टम का फायदा है। क्लियर हुआ? क्लियर है? अब एमलगमेशन जब होता था दो कंपनियों के बीच में, तो वहां पर हर कंपनी अपने अपने हिसाब से जर्नल एंट्रीज करती थी, अपने अपने हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती थी। दे वेयर फ्री टू जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एट देयर ओन ऑप्शन और मोशन। क्लियर? जिससे
यूजर्स जो होते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो भी मिसलीड होते थे। कंपनी को जो मर्जी उसको डेबिट, जो मर्जी क्रेडिट। मर्जी का मतलब है कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल करना उनके बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि वहां पर कोई एक सेट सिस्टम नहीं था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इस चीज को कंट्रोल करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बताता है अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। और जब भी अब मैं एमलगमेशन का नाम लूंगा, इट मीन्स मैं साथ साथ किसकी बात कर रहा हूं? एब्जॉर्प्शन की भी बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एब्जॉर्प्शन को छोड़ दे रहा हूं। तो अब जब भी मैं एमलगमेशन वर्ड बोलूंगा तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन से भी है। तो अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने हम लोग को डिटेल में बताया हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउ टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? ये किसने बताया? AS 14 ने। AS 14 ने क्या बताया? सबसे पहले उसने बताया कि एमलगमेशन 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का एमलगमेशन होता है। एक को हम कहते हैं इन द नेचर ऑफ purchase and amalgamation in the nature of merger। सर इन दोनों का क्या मतलब है? अगर हमें इन दोनों का मतलब समझना है तो एक कहानी सुननी पड़ेगी, और उसमें किसी एक बच्चे को क्या बनना पड़ेगा? क्या? मुर्गा? किसको बनाए? रजत को बनाते। रजत की मम्मी ने रजत से बोला, बेटा ये लो 20 रुपए और आलू खरीद कर ले आओ। क्या ले आओ? आलू। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? अब वो तुम जानो कहाँ सोए थे, वो हमें नहीं मालूम। हम तो पूछ ही सकते हैं, है कि नहीं? तो मम्मी ने इसको 20 रुपए दिया और कहा जाओ आलू ले आओ। ये दौड़ा दौड़ा गया मार्केट में और सामने वाले से कहा आलू कितने का? उसने कहा 2 रुपए किलो। पुराने ज़माने की बात बता रहे, 2 रुपए किलो। तो इसने कहा 10 किलो दे दो। क्या करो? 10 किलो दे दो। उसने तराजू उठाया और आलू में डाला, 10 किलो तौला और इसके बैग में डाल दिया। इसने 20 रुपये उसको दिया और घर आया दौड़े दौड़े। मम्मी ने निकाला आलू, और आलू निकालने के साथ साथ डंडा भी निकाली और खूब दे दनादन। पूछा मम्मी क्यों मार रही हो? तो मम्मी ने कहा सड़े गले आलू क्यों लाया है तू? तू उससे सड़े गले आलू क्यों ले आया है? काम करने की तमीज नहीं है? बेचारा रोया धोया। 2-3 दिन बीता। मम्मी ने बेटा इधर आओ रजत, फिर 20 रुपये, जाओ आलू ले आओ। दौड़ा दौड़ा गया दुकानदार के पास। कहा आलू कितने का? कहा 2 रुपये किलो। कहा ठीक है दे दो 10 किलो। जैसे ही उसने तराजू ऐसे डाला आलू में, इसने कहा ना 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। याद आ गया सारा मारपीट मम्मी का, डंडे डंडे याद आ गए। तो इसने कहा नहीं ऐसे नहीं चाहिए, हम छांटेंगे और बीनेंगे, जो अच्छे अच्छे आलू होंगे उनको निकालेंगे। इसने अच्छे अच्छे आलू निकालने स्टार्ट कर दिए। दुकानदार ने कहा ऐसे कैसे ले रहे हो? 2.5 रुपये किलो लगेगा, 2 रुपये नहीं लगेगा। कितने का लगेगा? 2.5 रुपये। इसने मार से बचना था। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2.5 रुपये किलो के हिसाब से इसने 8 किलो आलू लिए, 20 रुपये दिए और घर आया दांत दिखाते हुए। मम्मी ने आलू निकाला, देखा, तुरंत डंडा निकाला साथ साथ, खूब दे दनादन। कहा अब क्यों मारा मम्मी? कहा कि कल 10 किलो लाए थे, आज तूने पैसा रख लिया जेब में। कहा नहीं मम्मी महंगा मिला है आज आलू, 5 रुपये 4 रुपये महंगा, 2.5 रुपये के हिसाब से दिया है। कहने का मतलब ये है 2 तरीके हैं सामान खरीदने के। एक तो या तो सामने वाले के पास जाओ, कहो जो कुछ भी है दे दो, या तो उसमें से अपने काम की चीज़ चुनो। हाँ या ना? इसने जब कहा था कि सारा आलू दे दो, जो जैसा है दे दो, तुम लोग अब बताओ कि कहाँ गए थे, यहाँ गए थे या यहाँ गए थे? जब तुम लोगों ने कहा था
कि हमको दे दो आलू, जो है जैसा है वो दे दो, तो कहाँ गए थे, यहाँ या यहाँ? मर्जर में मर्ज कर लिया था ना, मर्ज कर देना, ऐसे जोड़ देना, उसका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, उसका लॉस मेरा लॉस, दैट इज नोन एज मर्जर। मर्ज कर लेना, जोड़ लेना, हाँ या ना? मेरी बैलेंस शीट रखी हुई है, उसकी बैलेंस शीट उठाओ मेरे में जोड़ दो, ऐसे ही, इसको हम कहते हैं मर्जर। क्लियर है? पक्की बात है। उसका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, उसका लॉस मेरा लॉस। अच्छा, जब तुमने एक एक आलू छांटा बीना था तब क्या किया था तुमने? परचेज किया था। परचेज वही चीज़ें करते हो मार्केट से जो तुम्हारे फायदे की होती हैं, कि लॉस मेकिंग चीज़ों को परचेज करते हो? केवल प्रॉफिटेबल चीज़ों जो तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव होंगी उन्हीं उन्हीं आलू को उठाओगे और बाकी आलू छोड़ दोगे। दिस इज नोन एज परचेज, हाँ या ना? तो अब अगर हम किसी कंपनी को खरीदने गए, मैंने कहा कि ये फर्नीचर कितने का, उसने कहा इतने का, मैंने कहा ये कितने का, इतने का, अच्छा ये लो पैसा, ये दो लेकर के मैं चलाया, दिस इज नोन एज परचेज। मैंने कहा ये सब कितने का, अब उसमें दीमक लगा हुआ फर्नीचर है या क्या है, मैंने उसको पैसा दिया, उठा लिया, बात खत्म। बात समझना, दोनों में फ़र्क है, एक मर्जर है और एक परचेज है। जब हम दूसरी कंपनी के पास जाते हैं, मैं कहता हूँ ये लो 2 करोड़ रुपए, आज से चल बाहर निकल, ये पूरा मेरा, इसको हम कहते हैं मर्जर। उसका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, उसका लॉस मेरा लॉस, हाँ या ना? एक होता है कि चलो ये चीज़ें दे दो, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इसको हम कहते हैं परचेज। इसको हम क्या कहते हैं? परचेज। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? लेकिन अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की बात करें, किसकी बात करें? AS 14 ने, तो उसने कहा सुने, ये 5 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी, कोई एक नहीं, कोई 2 नहीं, नहीं 3 4, कितनी? टोटल 5। अगर ये टोटल 5 कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो मर्जर माना जाएगा। भाई हमको तो एक सेट रूल चाहिए ना। Now we are just going to record the transaction, the books of account, and how to recognize that the particular amalgamation is in the nature of purchase or in the nature of merger. For that purposes there are 5 conditions. 5 conditions बताई गई. If all those 5 conditions are met, then it is to be known as amalgamation in the nature of merger. Else it will be known as in the nature of purchase. अगर कोई एक condition dissatisfy या met नहीं करती तो हम कहाँ चले जाएंगे? परचेज मान लेंगे। यानी अगर ये 5 की 5 कितनी? 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही मर्जर होगा, अदरवाइज वो मर्जर नहीं होगा, वो क्या होगा? परचेस। और साइमल्टेनियस 5 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इफ ऑल दीज 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, पक्की बात है ना? कंडीशन नंबर 1, अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही हम उसको क्या मानेंगे? मर्जर। उसकी सारी की सारी एसेट्स क्या हों? ट्रांसफर हो जाए। अगर X लिमिटेड और Y लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो X लिमिटेड को हम एमलगमेटेड कंपनी मानेंगे। क्या मानेंगे? और इसको हम एमलगमेटिंग कंपनी मानेंगे। क्या मानेंगे? बोलते क्यों नहीं? ऐसी कंपनी जो खत्म हो रही है, ऐसी कंपनी जो बन रही है या ऑलरेडी बनी हुई है। क्लियर है? इसको हम ट्रांसफरी कंपनी भी बोलते हैं क्योंकि ये ले रही है, और ये ट्रांसफरर कंपनी भी बोलते हैं। बोल सकते हो नहीं? ये बेचने वाली कंपनी है, इसको कभी कभी हम वेंडर कंपनी भी बोलते हैं और इसको हम परचेजिंग कंपनी भी बोलते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? ये डिफरेंट नाम हैं। अब वाई लिमिटेड को आप एमलगमेटिंग कंपनी के नाम से जानो, वेंडर कंपनी के नाम से जानो या ट्रांसफरर कंपनी के नाम से जानो। इसको एक्स लिमिटेड को एमलगमेटेड कंपनी के नाम से जानो, परचेज कंपनी के नाम से जानो या ट्रांसफरी कंपनी के नाम से जानो, सबका मतलब क्या है? एक। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? इसको नोट कर लें आप लोग।
हो गया। अब ये जरा 5 कंडीशंस हम लोग देखते हैं। व्हाट आर दोज 5 कंडीशंस? याद रखना, ऑल दीज 5 कंडीशंस आर टू बी मेट साइमल्टेनियसली। कोई भी एक कंडीशन आप स्किप नहीं कर सकते। कंडीशन नंबर 1, all the assets and all the liabilities are to be transferred. All the assets and all the liabilities are to be transferred by amalgamating company to एमलगमेटेड कंपनी। पक्की बात है? कंडीशन नंबर 2, सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज एमलगमेटिंग कंपनी से एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए, या वेंडर कंपनी से परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए, या ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज, कोई भी एसेट्स लायबिलिटी छूटनी नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, कि जो कंपनी खत्म होने वाली है, इस कंपनी के कम से कम, इधर देखें, 90% शेयर रखने वाले शेयर होल्डर, इस कंपनी के कम से कम 90% शेयर रखने वाले शेयर होल्डर इस कंपनी में शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाए। कौन से? इक्विटी या प्रेफरेंस? सुनो, इस कंपनी के कम से कम 90% इक्विटी शेयर रखने वाले शेयर होल्डर इस कंपनी से निकल करके इस कंपनी में शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाए। कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। यहां से इक्विटी शेयर होल्डर कम से कम कितने हाँ होने चाहिए? 90% वैल्यू के शेयर रखने वाले शेयर होल्डर हाँ करें इस कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए। हाँ है ना? कैसे शो करेंगे इसको? शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% वैल्यू ऑफ शेयर्स। हाउ मच? 90% वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एमलगमेटिंग कंपनी। यानी 91 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 92 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 90% वैल्यू रखने वाले शेयर होल्डर, 90% वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एमलगमेटिंग कंपनी आर रेडी टू बिकम व्हाट? आर रेडी टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर इन एमलगमेटेड कंपनी। पक्की बात है ना? अब जरा एक वर्ड जो स्किप कर गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर? शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एमलगमेटिंग कंपनी आर रेडी टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन एमलगमेटेड कंपनी। इसमें कोई डाउट हो तो बोले। दैट वॉज योर सेकेंड कंडीशन। अभी तक 2 कंडीशंस हम लोगों ने देखी। पहली कंडीशन, सारी की सारी एसेट्स वाई लिमिटेड से एक्स लिमिटेड के पास चली जाए, सारी की सारी लायबिलिटीज वाई लिमिटेड से एक्स लिमिटेड के पास चली जाए। दूसरी कंडीशन, जो शेयर होल्डर हैं वाई लिमिटेड में कम से कम 90% वैल्यू रखने वाले इक्विटी शेयर होल्डर नई कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाए, या एमलगमेटेड कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाए। अच्छा, यानी कि हम लोग इनको जो पेमेंट करेंगे, किस चीज़ का? कंसीडरेशन का। वाई लिमिटेड सारी एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र कर दी, सारी लायबिलिटीज़ यहाँ ट्रांसफ़र कर दी, ये क्या देगी इसको? पैसे, कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन चाहे एसेट्स में दे, कंसीडरेशन चाहे कैश में दे, कंसीडरेशन चाहे शेयर्स ही क्यों न दे दे इसको अपनाइए। कंसीडरेशन के तौर पर ये इनको डिवेंचर भी दे सकता है अपना। नहीं भाई, इस कंपनी ने अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया और इसने कहा पैसा ला, पैसा ला। इसने कहा ले ले मेरे कंपनी का शेयर, इसने कहा ले ले मेरी कंपनी का डिवेंचर, एक्स लिमिटेड ने कहा ले ले मेरी कंपनी के शेयर एसेट्स, एक्स लिमिटेड ने कहा ले ले मेरी कंपनी का कोई भी बॉन्ड वगैरह। हाँ है ना? ये तरीके होते हैं कंसीडरेशन को मीट आउट करने के।
लेकिन यहां पर इन लोगों को क्या बनना है, इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि कंसीडरेशन यहां से क्या जाएगा, इक्विटी, क्योंकि अब ये कंपनी नहीं रही, कंपनी जिंदा नहीं है, कंपनी खत्म है, कंपनी खत्म, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की अब कोई वैल्यू नहीं है। अगर इस कंपनी ने अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज इस कंपनी को ट्रांसफर कर दी तो इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके हाथ में एक कागज है कि मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर अब कंपनी है ही नहीं, तो उस कागज की कोई वैल्यू भी नहीं है। हाँ या ना? आखिर इस कंपनी के मालिक कौन थे, शेयर होल्डर। अगर उन्होंने अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज वहां ट्रांसफर कर ली तो इनको पैसा कहां से चाहिए, वहां से चाहिए, वहां से पैसा मिलेगा उस शेयर के अगेंस्ट ही तो मिलेगा एक तरह से। हाँ या ना? तो कंसीडरेशन हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, मर्जर होने के लिए कंसीडरेशन किस फॉर्म में होगा, इक्विटी शेयर के फॉर्म में। ये इसी सेंटेंस से क्लियर हो जा रहा है। हाँ या? तो परचेस कंसीडरेशन जो ये डिस्चार्ज करेगा, जो परचेस कंसीडरेशन ये इसको पे करेगा वाई लिमिटेड को, दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली, तभी वो मर्जर बनेगा। परचेस कंसीडरेशन must be discharged, purchase consideration must be discharged in form of what? In form of equity shares। यानी सुन लें, अगर इस कंपनी ने डिबेंचर दे दिया इसको तो परचेस कंसीडरेशन माना जाएगा, लेकिन मर्जर नहीं माना जाएगा। बात समझना। अगर इसने इसको कैश दे दिया तो परचेस कंसीडरेशन तो है, लेकिन वो मर्जर मेथड नहीं है। मर्जर मेथड होने के लिए क्या जरूरी है कि शेयर्स के बदले शेयर्स। क्लियर है? हाँ, अगर इसकी लायबिलिटी आ गई शेयर्स की 2981.5 शेयर्स, कितने शेयर्स, 2981.5। इस कंपनी को अपने शेयर इसको देने हैं, कैलकुलेशन में ये शेयर्स आए। क्या ये पॉसिबल है, ऐसे शेयर कोई दे सकता है? आधा शेयर कोई होता है क्या? अब हम देखेंगे उस कंपनी के लॉट्स कितने के बनते हैं। अगर एक्स लिमिटेड का एक लॉट 10 शेयरों का है, कितने शेयरों का? अगर इस कंपनी का एक लॉट 10 शेयरों का होता है तो ये कंपनी उस कंपनी को 2980 शेयर तो दे देगी, लेकिन 1.5 शेयर कहाँ से देगी? कैश में दिया जा सकता है। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, उसका हिस्सा। फ्रैक्शंस may be paid in cash, fractions of shares can be paid in cash। अच्छा, अगर इसका एक लॉट 100 शेयरों का हो, कितने शेयरों का? तो कितने शेयर दिए जा सकते हैं? 2900, 100 के लॉट्स में। अब जो फ्रैक्शन बचा, कितना बचा? 81.5। नाउ दिस फ्रैक्शन कैन बी डिस्चार्ज बाय एक्स लिमिटेड इन फॉर्म ऑफ कैश। क्लियर हुआ? तो फ्रैक्शंस कैन बी पेड इन कैश। कंडीशन नंबर 4। अभी तक हम लोगों ने 3 कंडीशंस देखी। पहली कंडीशन देखी, सारी की सारी एसेट्स वाई लिमिटेड से एक्स के पास, सारी की सारी लायबिलिटीज वाई से एक्स के पास। दूसरी, वहाँ से जो यहाँ से जो शेयर होल्डर जाएंगे, कम से कम 90% शेयर होल्डर उस कंपनी में शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाए। यहाँ के कम से कम 90% इक्विटी शेयर, वहाँ कम से कम 90 वहाँ क्या बन जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे। और वहाँ से यहाँ क्या आ रहा है? केवल शेयर्स ही आ रहे हैं। वो तो ऐसे ही पता चल गया। तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली अटैच हो गई। फोर्थ, इस कंपनी को खरीदा है इस कंपनी ने, इसने इसको खरीद लिया और उसके बाद अगले दिन बंद कर दिया। इसका पर्पस है इस कंपनी को खरीद कर बंद कर दो। ये नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ एमलगमेटेड कंपनी। इस कंपनी का इंटेंशन होना चाहिए, इसके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस कंपनी को खरीदने के बाद हम चलाएंगे, रन करेंगे। इस कंपनी को खरीदने के बाद बंद करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए।
हाँ, खरीदते समय इंटेंशन था चलो खरीद लेंगे, उसके बाद उसको चलाए रखेंगे, दिक्कत क्या है, लेकिन खरीदने के बाद लगा ना 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 ना, इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल थिंग टू रन द बिजनेस ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी, इट इज़ प्रॉफिटेबल टू शट इट डाउन। अगर खरीदने के बाद हमने उसको बंद किया है जबकि इंटेंशन मेरा था नहीं, तो भी वो मर्जर ही माना जाएगा। लेकिन खरीदते समय एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी देयर इज एन इंटेंशन ऑफ द अमेलगमेटेड कंपनी टू रन द बिजनेस ऑफ amalgamating company even after the amalgamation, then it is to be known as merger। क्लियर है कि हम इस कंपनी को खरीदने के बाद भी क्या करेंगे, रन करेंगे। अगर ऐसा कोई है दिमाग में तो भी वो मर्जर की ही कंडीशंस में सेट होगा। क्लियर है। फोर्थ कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ amalgamated company to run the business of amalgamating company। even after the amalgamation। हाँ है ना। ये हो गई कंडीशन नंबर 4। अब तक 4 कंडीशंस हम लोगों ने देखी मर्जर होने के लिए ज़रूरी हैं। पहली कंडीशन देखी कि सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वहाँ चली जाएं, कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर वहाँ इक्विटी शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाए, और वहाँ से जो परचेस कंसिडरेशन आएगा वो केवल शेयर्स के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शंस को कैश में पेड कर सकते हैं। और लास्ट है एक इंटेंशन होना चाहिए अमेलगमेटिंग कंपनी का टू रन द बिजनेस ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी का एक इंटेंशन होना चाहिए रन द बिजनेस ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी व्हेन आफ्टर द अमेलगमेशन प्रोसेस। दैट्स इट। 4 कंडीशन समझ में आई, इसमें कोई डाउट है? कंडीशन नंबर 5 ऊपर वाला मैं हटा सकता हूँ, चलो यहीं लिख दे रहा हूँ। कंडीशन नंबर 5। और यही कंडीशन नंबर 5 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एंट्रीज के पर्पस से। किसके पर्पस से? यानी हम लोगों की एंट्रीज करने का जो सिस्टम बना है ना अकाउंटिंग का, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 5। जो भी अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की एंट्रीज में डिफरेंसेस हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू योर कंडीशन नंबर 5। ये कंडीशन नंबर 5 क्या बोलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको डाउट से दूर रखेगा एंट्रीज करते समय। नोट हो गया ये सब? इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल लो अभी भी। एक एक वर्ड साथ साथ कॉपी करते हो ना, इधर देखो, छोड़ दो। देयर इज नो नीड टू डू द एडजस्टमेंट्स in the book value of asset and liabilities. There is no need to do the adjustment in the book value of asset and liabilities of amalgamating company while incorporating those in the books of amalgamated company। यानी
कि जब हमने एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से 1,00,000 रुपए की बुक वैल्यू थी, यहाँ पर कितने की बुक वैल्यू थी, और इस 1,00,000 रुपए की एसेट्स को इसने खरीदा 1,50,000 में, तो ये अपनी बुक्स में कितने पर रिकॉर्ड करेगी इस एसेट्स को? 1,50,000 रुपए दिया इसने इसको, तो जाहिर सी बात है कितने पर रिकॉर्ड करेगी? 1,00,000 में, 1,50,000 में नहीं। भले ही जेब से निकला कितना, 1,50,000, इसने एक्चुअल में इसको 1,50,000 दिए, बावजूद कैश तो दे नहीं सकती, शेयर्स देना पड़ेगा। 1,50,000 के शेयर्स इसके दिए, बावजूद इसके इसने जो इसका 1,50,000 रुपए पेमेंट किया है, इसको अपनी बुक्स में कितने पर दिखाएगी? 1,00,000 में। There is no need to do the adjustment in the book values of asset and liabilities of amalgamating company while incorporating those in the books of amalgamated company. जब हम इनको इनकी बुक्स में लिखेंगे तो जितनी बुक वैल्यू में यहाँ लिखा गया था, we have to incorporate those book values in the books of the amalgamated company itself. हाँ या ना? कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1-2 एडजस्टमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पांचों कंसेप्ट क्लियर हैं। इफ़ ऑल दीज 5 कंडीशंस आर मेट, देन द अमलगमेशन इज टू बी नोन एज इन द नेचर ऑफ मर्जर, अदरवाइज इट इज टू बी नोन एज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो नोट कर लें। हटा सकते हैं सारे पॉइंट्स, मिटा सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा, आलू प्याज से बाहर आते हैं कि एमलगमेशन 2 तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का? परचेज, हाँ या ना, और मर्जर। जो हम अकाउंटिंग करेंगे ना, उस मेथड का भी नाम दिया हुआ है। इसकी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उस मेथड को कहा जाता है परचेज मेथड। सर परचेज को परचेज मेथड नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और जो मर्जर होता है ना, उस मेथड को हम लोग क्या नाम देंगे? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये अकाउंटिंग मेथड का नाम है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूल करना यानी खींचना, किसको? हितों को। इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं, इंटरेस्ट का मतलब हित, सामने वाले के इंटरेस्ट को हम खींच रहे हैं। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। मर्जर मेथड बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर एग्जाम में आ जाता है जर्नलाइज ऑल द ट्रांजेक्शंस अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो आप किस मेथड को यूज करें, मर्जर या परचेज? मर्जर। अगर कहता है क्वेश्चन में जर्नलाइज ऑल द अबव ट्रांजेक्शन बाय अज्यूमिंग दैट द अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, तो किस मेथड से करेंगे? परचेज। और अगर क्वेश्चन दे करके चुप हो गया कुछ नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता? क्वेश्चन नहीं बोलता, क्वेश्चन वैसे भी बोलता नहीं, लिखता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कहाँ जाएंगे? आप लोग पांचों कंडीशंस देखेंगे कि पांचों कंडीशन सेट हो रही हैं या नहीं हो रही। कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, आप सीधे कहाँ चले जाएंगे? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, भले ही पांचों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, बावजूद इसके इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड टू यूज, देन विल गो विद परचेज मेथड। दैट्स इट। एक लाइन की बात दिमाग में बैठा लो, खत्म। आगे बढ़ सकते हैं। अकाउंटिंग कर तो रहे हैं, लेकिन जो कंसीडरेशन पे होगा, जो परचेज कंसीडरेशन पे होगा, अगेन देयर आर 2 मेथड्स टू पे। हर चीज़ में 2 मेथड, यहाँ पर भी कितने मेथड? 2 मेथड।
परचेस कंसिडरेशन के सर दो मेथड कैसे हो सकते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं कैसे हो सकते हैं। मैं इसके दुकान पे गया, मैंने कहा रजत ये फर्नीचर कितने का बेचेगा तू? इसने कहा 10,000 में। मैंने लिख लिया 10,000। किस चीज़ का? चलो यहीं लिख देते हैं, फर्नीचर का 10,000। ये बेचने को तैयार है। अब कितनी इसकी बुक वैल्यू है मालूम नहीं। मैंने कहा रजत ये अलमारी कितने का बेचेगा? तो इसने कहा 5,000 में। मैंने कहा जिस पर तू बैठा है कुर्सी वो कितने में बेचेगा? इसने कहा 2,000 में। मैंने कहा ये बिल्डिंग तो इसने कहा 2 लाख में। बचा क्या? जमीन। मैंने कहा ज़मीन कितने में बेचेगा? इसने कहा 5 लाख की ज़मीन है भाई। मैंने 7,17,000 जेब से निकाले और इसके मुंह पर दे मारे। मैंने कहा चल निकल बाहर। निकल। अब ये ज़मीन भी मेरी, बिल्डिंग भी मेरी, अलमीरा भी मेरी, फर्नीचर भी मेरी। 7,17,000 दे दिया। इसने कहा ऐसे कैसे 7,17,000? हमको जिम्मेदारी भी तो है, कुछ लाइबिलिटीज़ भी तो हैं, उनको भी तो पेमेंट करना है। मैंने कहा कितने की? कहा 17,000 की। कितने की जिम्मेदारी? तो इसने जिनसे माल खरीदा था उनको 17,000 देना है। तो मैंने कहा मैं दे दूंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? 7,17,000 में मैं 17,000 काट ले रहा हूँ, तेरे के मुंह पर कितना मारूंगा? 7 लाख। ले जा 7 लाख रुपया। तू क्या है? कंपनी का मालिक है। क्या है तू? अब तक था, अब नहीं रहा। ये ले 7 लाख रुपए और भाग इधर से। अब कंपनी का मालिक कौन? मैं। ये तरीका है, ये फर्स्ट वे है किसी का बिजनेस को एक्वायर करने का। नहीं पूछो ये कितने का, 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 उसके बाद वो पैसा उठाकर उसके मुंह पर दे मारो और कहो जाओ। आखिर पैसा किसको दिया? मालिक को। और कंपनी में मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। कौन होते हैं? तो ये इक्विटी शेयर होल्डर था, मैंने इसके मुंह पर 7 लाख रुपए दे मारे। दूसरा तरीका था, मैं इसके दुकान में गया, मैंने कहा चल बाहर निकल, कितना पैसा चाहिए तेरे को? इतना लाग लपेट करके मैंने नहीं पूछा, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन रेज किया, बता तेरे को इधर से बाहर जाने का कितना चाहिए? ना मैंने ये पूछा ये कितने का, ना मैंने ये पूछा ये कितने का, ना मैंने ये पूछा ये कितने का, मैंने सीधे यहीं पर अटैक किया। मैंने कहा बता तुझे कितना चाहिए? इसने कहा 7 लाख रुपए। ये ले, मुंह पर मार दिया, निकल गया। बात तो वही पड़ी, बट दे आर 2 वेज। परचेस कंसिडरेशन को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। एक तो सारी की सारी एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो, जो बचा दिस इज नोन योर परचेस कंसिडरेशन। एसेट्स में से लायबिलिटीज को जब माइनस करते हैं तो इसको कौन सा नाम दे दें? नेट एसेट। कौन सा नाम दे दें? तो पीसी का पहला मेथड हो गया नेट एसेट मेथड। हाँ या ना? नेट एसेट का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट बचता है। उसी तरह ऑल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो तो नेट एसेट बचेगी। ये नेट एसेट मेथड कहलाता है। परचेस कंसिडरेशन का पहला मेथड है नेट एसेट मेथड। और दूसरा मेथड, बता तेरे को कितना पेमेंट करें? नाम जैसा काम वैसा, नेट पेमेंट मेथड। कौन सा मेथड? नेट पेमेंट मेथड। बोलते क्यों नहीं तुम लोग? ये 2 मेथड, बात खत्म। क्लियर हुआ? नहीं, ये 2 मेथड्स हैं पीसी के। अब तुम लोग ये बताओ हमें, यहां कौन सा मेथड लगेगा? नेट पेमेंट या नेट एसेट? और यहां कौन सा मेथड लगेगा? दोनों आएगा। यहां भी दोनों, वहां भी दोनों। हाँ दोनों आएगा। बिल्कुल सही बोला बच्चा। यहाँ भी आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो और यहाँ भी कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो इस डाउट में मत रहना कि यहाँ नेट एसेट होता है या नेट पेमेंट होता है या नेट एसेट होता है नेट पेमेंट। परचेस कंसिडरेशन में भी डिस्चार्ज इन एनी वे, इधर इट इज़ योर केस ऑफ परचेज में नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। तो आप नेट एसेट मेथड से भी पीसी का पेमेंट कर सकते हो यहाँ पर, और नेट पेमेंट से भी, नेट एसेट से भी और नेट पेमेंट से भी। कोई भी एक मेथड यूज़ कर लोगे।
नोट कर लें इस चार्ट को, बहुत हेल्प करेगा आपको। अब जब बात उठी ही है परचेस कंसीडरेशन की, तो जरा देखते हैं परचेस कंसीडरेशन की क्या कहानी है। परचेस कंसीडरेशन की डेफिनीशन देखें। मीन्स परचेस कंसीडरेशन का मतलब क्या। अगर कभी दिक्कत हो क्वेश्चन में कि इसका एग्जैक्ट सेंस क्या है, बस ये एक लाइन रट लेना, दिमाग में हमेशा सेट कर लेना। परचेस कंसीडरेशन मीन्स द अमाउंट अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर, बोलो ना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। कोई भी अमाउंट जो एमलगमेटेड कंपनी, एमलगमेटिंग कंपनी के इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी, वही परचेस कंसीडरेशन में आएगा। अगर आप इनको इक्विटी शेयर दे देते हो तो क्या वो पीसी का हिस्सा है? अगर आप इन लोगों को नई कंपनी के प्रेफरेंस शेयर दे देते हो तो क्या वो पीसी का हिस्सा है? अगर इन लोगों को हम कैश दे दें तो क्या वो पीसी का हिस्सा है? डिबेंचर दे दें तो क्या वो पीसी का हिस्सा है? मैं यहां मर्जर मेथड और परचेस मेथड की बात ही नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पीसी ओनली। जाहिर सी बात है, अगर इक्विटी शेयर के अलावा बाकी कुछ भी दोगे तो वो मर्जर मेथड नहीं होगा, वो परचेज मेथड ही होगा। तो हम तो यहाँ तो उसकी बात ही नहीं कर रहे ना, हम यहाँ बात कर रहे हैं वॉट एवर द अमाउंट इज गोइंग टू बी पेड बाय द एमलगमेटेड कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द एमलगमेटिंग कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज पीसी। तो अब इनको आप अगर एसेट्स भी दे देते हो कोई, तो वो पीसी में आएगा। यानी वॉट एवर द अमाउंट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी known as PC। क्लियर? और ध्यान देना, इसमें से 1 रुपया भी, मान लो सबको मिलाकर 4 लाख रुपए आए, तो जो इनके हाथ में गिरेगा ना रुपया, वो 4 लाख से कम 1 रुपया नहीं हो सकता। एमलगमेटिंग कंपनी वसूलने वाली कौन? एमलगमेटिंग कंपनी। एमलगमेटिंग कंपनी पहले एमलगमेटेड कंपनी से ही 4 लाख रुपए ले लेगी और उसके बाद अपने शेयर होल्डर को बांटेगी। ला इधर ले, इधर ले, सबको बांटना शुरू कर देगी प्रसाद की तरह। बात समझना। लेकिन सबको मिलाकर 4 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। मैंने वर्ड क्या यूज किया है? 2 बार क्यों यूज किया? 1 बार भी यूज कर सकते थे, ताकि इसमें से 1 रुपये का भी डेविएशन दूसरी जगह ना होने पाए। यानी अगर 4 लाख हैं तो 4 लाख से ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नॉट 3,99,999। इतना भी नहीं होगा। क्लियर? हाँ। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैंने यानी नई कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को कैश दिया, तो क्या ये पीसी का हिस्सा है? हाँ, नहीं है। और अगर डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर दे दिया नई कंपनी का, तो अब बताओ, अगर इन डिबेंचर होल्डर्स को मैंने इक्विटी शेयर दे दिया तो ये पीसी का हिस्सा है? नहीं है, क्योंकि किसको मिल रहा है? जबकि पीसी क्या होता है? जिसको मिलता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को कुछ भी दे दो वो पीसी है। शेयर होल्डर को डिबेंचर दोगे वो पीसी है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर दोगे
तो वो पीसी नहीं है। क्लियर है, पक्की बात है। तो ये पीसी में नहीं आता कहीं से भी। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हटा दें इसको भी, नोट कर लें। अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई सब दिमाग में सेट है। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करें पीसी पर, देखा जाए कैसे होता है पीसी। हम वर्टिकल टाइप में न्यू शेड्यूल के हिसाब से बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम ओल्ड फॉर्मेट में बना रहे हैं, वो भी टी शेप में। ठीक है ना। पहला पर्पस क्या है, चीज़ों को समझाना। कितना बचा हुआ? 1,00,000। ठीक है ना। ये मेरी वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट तैयार। टर्म्स आर, क्या कंडीशंस हैं? फिक्स्ड एसेट is taken over at 120%, stock at 90%, debtors at 80%,
and creditors at 75%. Calculate purchase consideration. That's it. आपको क्वेश्चन दे दिया, अब आपको इस क्वेश्चन से पीसी कैलकुलेट करना है। देखें कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। मैंने एक ही वर्ड बोला, परचेज कंसीडरेशन मीन्स अमाउंट अवेलेबल ओनली एंड अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। अच्छा, किस मेथड से लगेगा, नेट एसेट या नेट पेमेंट? ये तो नेट एसेट से ही लगेगा। देखें इधर, यानी सारी एसेट्स में से लायबिलिटी लेस कर दें तो नेट एसेट आएगा। हमको पैसा देना किनको है? शेयर होल्डर्स को। रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका हिस्सा होता है? शेयर होल्डर का। फिक्स एसेट के लिए हम कितना देने को तैयार हैं? 2 लाख के बदले 120%, 2,40,000। स्टॉक के लिए हम कितना देने को तैयार हैं? 1,50,000 का 90%, 135। अच्छा, डेटर्स के बदले 80%, यानी कितना हिस्सा? 64। कैश लिया क्या? लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि कैश को हम 80% पर लेंगे, ये कौन सा लेने का तरीका है? 1 लाख रुपए दो, 80,000 लो। अरे दो ही क्यों? नहीं समझे मेरी बात। गांधी जी की वैल्यू क्या है? सब पे बराबर है, वो हमेशा पार पर ही रहेगा। माइनस कर दें क्या? 10% डिबेंचर माइनस होगा क्या? कुछ दिया हुआ है, माइनस होगा? होगा। अरे इन सब में से ये माइनस करोगे तभी तो इनकी वैल्यू पर पहुंचोगे। इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू पर कब पहुंचोगे? जब सारी एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस हो जाएं। तो इसका मतलब जिसके बारे में कुछ नहीं दिया है उसको मान ले पार पर लेगा, जितनी वैल्यू है उतने पर ही माइनस। क्रेडिटर 75%, कितना आया? 269 आ रहा है? देख ले, 264 आ रहा है, 269 जितना, 284। दिस इज योर पीसी। अब क्लियर है? अरे मैंने बोला ना, सारी एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज घटा दो तभी तो इनकी वैल्यू पर पहुंचेंगे। हमको पेमेंट किसको देना है? शेयर होल्डर्स को। पीसी का मतलब मैंने क्या बताया, जरा पढ़ें फिर से। पीसी मींस अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर के लिए कब बचेगा? जब सारी एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन न दी हो तो भी उसको टेक ओवर किया जाएगा। ये नहीं मालूम कितने पर, तो मान लेंगे पार पे, क्योंकि बिना उसको डिडक्ट किए हुए आप शेयर होल्डर की वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, नोट कर लें।
मैंने एक और कंडीशन जोड़ दी। अब आप पीसी कैलकुलेट करके बताएं। बताएं कौन सा मेथड लगेगा, नेट एसेट या नेट पेमेंट? दोनों इंफॉर्मेशन है ना, क्या करें? दोनों इंफॉर्मेशन है ना, बोलो भाई। नेट एसेट की भी इंफॉर्मेशन है और डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं इनको इतना दे दो। मैंने डायरेक्ट बोला है इनको इतना दे दो, हर एक शेयर 10 रुपए के बदले अपना एक शेयर देंगे, यानी 15,000 शेयरों के बदले 15,000 शेयर, लेकिन 30 रुपए वाला। क्लियर है? किसको बेस माने, इसको या इसको? नहीं मालूम? लिखें इंपॉर्टेंट नोट। नेट पेमेंट method is to be used only in those cases where all the information regarding पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, कौन से शेयर होल्डर्स? इक्विटी एंड प्रेफरेंस आर गिवन। नथिंग इज स्किप्ड और मिसिंग फिगर। क्लियर है? इफ एनीथिंग इज स्किप्ड, इफ एनीथिंग और इंफॉर्मेशन इज स्किप्ड, then go with net asset method। तो अब ये चीज तो दिमाग में बैठा लेना, जब सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको दी रहे कि इक्विटी शेयर होल्डर को इतना 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 देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना 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 देना है, और सारी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, नथिंग इज स्किप्ड और हाफ इंफॉर्मेशन इज गिवन। क्लियर? देन वी विल यूज ओनली नेट पेमेंट मेथड। लेकिन अगर लिखा रहे बाकी पैसा कैश में, लिखा रहे द बैलेंस इज टू बी पेड इन डिवेंचर्स, इन फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, जब इस तरह से बैलेंस या रिमाइनिंग पार्ट लिखा रहे और हमें न मालूम हो कि वो रिमाइनिंग पार्ट कितना, बैलेंस कितना, अब मैंने यहीं पर लिख देता एक्स लिमिटेड विल इश्यू इट्स वन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹30 फलाना डिमाका एंड द बैलेंस इन कैश। कैश कितना नहीं मालूम, देन इन दैट केस वी विल यूज नेट एसेट मेथड। हम लोग नेट पेमेंट मेथड केवल वहीं यूज कर सकते हैं जब सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको क्लियर कट दी हुई हो। हम नेट पेमेंट मेथड वहीं यूज करेंगे, दिमाग में ये बात डाल लो, वहीं यूज करेंगे जब सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स आर गिवन। क्लियर है? दिमाग में रहेगा ये, पक्की बात। चल अब जरा इस क्वेश्चन में देखकर हमें बताओ, क्या सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या नेट पेमेंट से रिलेटेड? दी है? हाँ। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ पीसी किस मेथड से करेंगे? नेट पेमेंट मेथड। कितना आ जाएगा आंसर? इक्विटी शेयर्स 15,000 के बदले 15,000 शेयर देंगे, लेकिन एक शेयर कितने का होगा?
यानी 4,50,000। दिस इज योर पीसी। ठीक है, दैट्स इट, हो गया। 4,50,000 देना है हमको, शेयर्स में दे ही रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ या ना? तो अब आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि घर पे जाएंगे और ये चीज़ें ज़रूर एक बार देखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग का न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट। थैंक यू बच्चों।